स्टूडेंट माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांग, गेस्ट लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग रिसर्च। इसमें इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए, सांस्कृतिक तौर पर राष्ट्रों के बीच व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा विदेशी व्यापार के नाम से जाना जाता है, जिसका अभ्यास 17वीं शताब्दी से किया जा रहा है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश और फ्रांस अर्थशास्त्री, जिनको व्यापारी कहा जाता है, ने देशों के बीच केवल सोना और चांदी प्राप्त करने के लिए किया, जिसे वे बुलियन और खजाने के नाम से पुकारते थे। उन्होंने महसूस किया कि इसकी पूर्ति सोने और चांदी के आने वाले प्रवाह को बनाए रखने के लिए व्यापार पर प्रतिबंध लगा कर, सस्ती कच्ची सामग्री आयात करके, आयात शुल्क लगाकर उत्पादित माल के आयात को प्रबंधित करना और तैयार माल को निर्यात करना द्वारा की जा सकती है। सारांश में व्यापारी विश्वास करते थे आयात से अधिक निर्यात करके एक देश नेतृत्व बनाए रख सकता है और शक्तिशाली रह सकता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के कुछ पक्के व्यापारी थॉमस मुन, कोलबर्ट और एडम स्मिथ थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दूसरा पक्का खिलाड़ी डेविड रिकार्डो था, जिन्होंने तुलनात्मक लागतों पर जोर दिया। रिकार्डो के अनुसार जो एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें व्यापार के लिए किए जाने वाले माल के लागतों अनुपात की तुलना करनी होगी और फिर एक दूसरे को लाभ होने पर आपस में तबादला कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत पुराना है, परंतु बाजारीकरण क्रिया के तौर पर एक संबंधित नया विचार है। विदेशी बाजारों में आधुनिक बाजारीकरण विचारधाराएं तब लागू होनी प्रारंभ हो गई जब पुराना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण बन गया। देश और विदेशी जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं में 1950 से बहुत परिवर्तन हुए। तीसरी दुनिया अथवा तरक्की करने वाले देशों ने अपने देशवासियों को शासनकर्ताओं, कॉलोनी मास्टर की तुलना में अच्छा और उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के लिए आर्थिक उत्थान का एक प्रोग्राम आरंभ किया। प्रारंभ किए गए इस उत्थानित प्रोग्राम हेतु इन राष्ट्रों को विनियोजन के लिए पूंजी, तकनीक, जानकारों और मशीनरों पर तथा औजारों की आवश्यकताओं बाजारीकरण पर आधारित तथा औद्योगिक तौर पर उन्नत देशों से मंगाने की हुई। अमेरिका में नेतृत्व तरीका किराया खरीद तरीके, प्लांट डिज़ाइन और उचित बाजारीकरण मिश्रण से उत्पन्न संबंधित रणनीतियों से निपटने के लिए नए मूल्यों और तकनीकीकरण पर परिवर्तन लाया गया। बाजारीकरण शोध के लाभ, ये तो महत्व के बारे में है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण है, लाभ, तो देखिए, पहला लाभ है नए और उन्नतिशील बाजारों को प्राप्त करना, जो कि बिक्री संभावनाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने में सहायता कर सके। फिर बाजारों का विस्तारीकरण, उत्पाद जीवन को बढ़ाना,
विदेशी बाजार, आमतौर पर अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण सम्मिश्रण, इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद योजना बनाना, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद जीवन चक्र, उत्पाद जीवन चक्र, ब्रांडिंग, निर्यात मूल्य निश्चित करना, लागतें महत्वपूर्ण तत्व और उपतत्वों को प्रस्तुत करना, अंतर्राष्ट्रीय उत्थान रणनीति, है ना। तो इस तरीके से जो देखिए इसमें मेन अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद योजना बनाना है ना, उसके अंतर्गत है आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद जीवन चक्र और ब्रांडिंग। दूसरा है निर्यात मूल्य निश्चित करना, इसके अंतर्गत दो है, एक तो है निर्यात मूल्य निश्चित करना, उसके अंतर्गत आपका एक है लागतें महत्वपूर्ण तत्व और उपतत्वों को प्रस्तुत करता है, लागतों के लिए लागत मूल्य निश्चित करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय उत्थान रणनीति, इसके अंतर्गत विज्ञापन, संगठित विदेशी बाजारीकरण योजना एक महत्वपूर्ण तत्व है ना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण सम्मिश्रण में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण सम्मिश्रण में सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद योजना बनाना, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद योजना बनाना। तो देखिए एक ही प्रकार के उत्पाद को समस्त में बेचना संभव है यदि उत्पादित उत्पाद के प्रयोग हेतु संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं, पेय पदार्थों और सौंदर्य जैसे खाद्य उपभोक्ता पदार्थों की कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि इन्हें कभी भी बेचा जा सकता है। उदाहरण के लिए ओले का तेल, जो कि एक औरत के लिए सुंदरता उत्पाद है, जो कि अमेरिका तथा यूरोपीय बाजारों में एक ही प्रकार का आधार रखता है और पिछली व्यापारिक प्रदर्शनों में सुंदर औरत को संसार में उत्पाद की प्रशंसा करते हुए स्थानीय भाषा में दर्शाया गया है। कभी कभी एक जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उत्पाद को पूर्ण रूप से बदल दिया जाना होता है। उदाहरण के लिए फोर्ड ने टी मॉडल ट्रक कम आय वाले एशिया देशों के लिए तैयार किया है और कोका कोला अब सेहत पूरक के रूप में समृद्ध प्रोटीन और विटामिन पेय का बाजारीकरण कर रहा है। सेवा कलपुर्जों के लिए अतिरिक्त पैकेजिंग, ब्रांडिंग सकल उत्पाद के महत्वपूर्ण हिस्से और पैकेजिंग न केवल आत्मीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होने चाहिए बल्कि ग्राहकों की आय सीमा और खरीद करने की आदतों के अनुरूप होना चाहिए।
बड़े आर्थिक माप पैकिंग अमीर अमेरिका में उचित हो सकते हैं और औरतें सप्ताह में एक बार खरीद करती, परंतु गरीब देशों में छोटे पैकिंग की आवश्यकता है जहां लोग प्रतिदिन खरीदते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद जीवन चक्र। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद जीवन चक्र का सिद्धांत IPLC प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नीतियों और योजनाओं तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। बहुत से उत्पादों के लिए सिद्धांत 4 अवस्थीय चक्र तैयार करता है। प्रथम अवस्था में अमेरिका का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार का फैलाव है, जबकि अन्य 3 अवस्थाओं में उन्नतिशील देशों के उत्पादनकर्ता महत्वपूर्ण रूप से पहले अपने देश के बाजारों में और फिर गरीब देशों के बाजारों में और अंततः अमेरिका बाजार में प्रतियोगी बनते हैं। कम उत्थानित देशों में उत्पादकों से अग्र चुनौतियों के चक्र को दोहराया जाता है। IPLC से ऊपर शुद्ध निर्यातकों का सरल प्रस्तुतिकरण 16.4 तस्वीर में जो है नीचे दिखाया गया है। साधारण शब्दों में IPLC सिद्धांत यह बताता है कि उन्नत देश नए उत्पाद में नवीकरण भूमिका निभाते हैं। बाद में तुलनात्मक लाभ अथवा तत्व प्रदानीकरण और लागतों के कारण ऐसा उत्पाद अन्य उत्थानित देशों में भेजा जाता है और अंततः कम उन्नत देशों द्वारा उत्पन्न तथा निर्यात किया जाता है। इसलिए यह कोई चकित कर देने वाली बात नहीं है कि ताइवान, हांगकांग, कोरिया, सिंगापुर और भारत जैसे देश भी अमेरिका और दक्षिण यूरोप को 15 वर्षों से निर्यात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांड का नाम चुनाव एक कठिन समस्या है। कोका कोला जैसी कुछ फर्में विश्वास करती है कि एक ही प्रकार के नाम का प्रयोग करते हुए उत्पाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थान स्थापित करना महत्वपूर्ण है। दूसरी फर्में महसूस करती है कि विदेशी बाजारों में अमेरिका का नाम क्रोधिता उत्पन्न कर सकता है। कोडाक ने अपनी लैटिन अमेरिका में अपना ब्रांड नेम डाला है क्योंकि वह राष्ट्रीय भावनाएं हैं। निर्यात मूल्य निर्धारित करना। बाजारीकरण मैनेजर्स मूल्य निर्धारण की 2 विभिन्न समस्याओं का सामना करता है, जो कि इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण क्रिया को चुनते हैं। एक समस्या का संबंध निर्यात के मूल्य के निर्धारण से और दूसरी समस्या का संबंध एक कंपनी और उसकी विदेशी सहायक कंपनियों के बीच माल के हस्तांतरित किए जाने वाले कलपुर्जे के मूल्य के निर्धारण से है। बाजारकर्ताओं को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या घरेलू और विदेशी बाजार में एक ही मूल्य लिया जाना चाहिए अथवा कम अथवा अधिक। घरेलू बाजार में और विदेशी बाजार में बिक्री हेतु लागतें एक समान नहीं होती। निम्नलिखित कारणों से अधिक मूल्य न्यायसंगत है। टैरिफ के ढांचे में अतिरिक्त कर हो सकते हैं। विशिष्ट पैकेजिंग और प्रकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है। वितरण लागत अधिक हो सकती है और विदेशों में तेजी अधिक हो सकती है। दूसरी ओर निर्यात करने से यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि लागत सदैव अधिक है। कभी कभी घरेलू बिक्री ही शोध तथा ऊपरी लागतों हेतु पर्याप्त हो सकती है, जिससे विदेशों में की गई किसी प्रकार की बिक्री को जुर्म के रूप में देखा जा सकता है। लाभ हेतु अंशदान, इसलिए कम मूल्यांकन न्यायसंगत होगा। नेक्स्ट है निर्यात मूल्य तय करने की जैसे लागत है, तो लागत दोहराने के महत्वपूर्ण तत्वों को प्रस्तुत करती है, परंतु आप अपनी लागत में बहुत से उपतत्वों से बनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय उत्थान रणनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्थान रणनीति में संगठित विदेशी बाजारीकरण योजना में विज्ञान एक महत्वपूर्ण तत्व है और समस्त अपनाई गई बाजारीकरण रणनीतियों पर निर्भर करते हुए इसकी जो भूमिका है विशिष्ट बाजारीकरण प्रोग्राम हेतु समय समय पर एक बाजार से दूसरे बाजार और एक कंपनी से दूसरी कंपनी हेतु भिन्नता रखता है। विज्ञापन उत्थान सम्मिश्रण का एक तत्व है और उत्थान बाजारीकरण सम्मिश्रण का एक तत्व है। अतः विज्ञापन रणनीति कुछ भी हो सकती है, परंतु उत्थानित रणनीति का अभिन्न भाग हो सकती है, जो कि संगठित विदेशी बाजारीकरण रणनीति का आवश्यक तत्व है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन रणनीति को बाजारीकरण रणनीति के ढांचे के रूप में तैयार किया गया है।
अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो अपनी भूमिका बिल्कुल अदा नहीं कर सकता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन विज्ञापन विशिष्ट बाजार लक्ष्य होने चाहिए। यदि प्रमाणीकृत विज्ञापन विचारधारा अथवा संदेश बहुउद्देशीय प्रयोग के लिए उत्थानित किया जाता है तो एक राष्ट्र अथवा एक क्षेत्र की स्थानीय अवस्थाओं के अनुरूप केंद्रीय विचारधारा अथवा संदेश को अपनाना अथवा सुधार करना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें विज्ञापन रणनीति के तत्व जैसे है ना, तो इस प्रकार जो है इसको बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो है उत्पाद योजना बनाना, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद जीवन चक्र ब्रांडिंग है, निर्यात मूल्य निश्चित करना, लागतें महत्वपूर्ण तत्व और उप तत्वों को प्रस्तुत करना, लागतों के लिए लागत मूल्य निश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय उत्थान रणनीति है ना। तो इस प्रकार ये किया गया है। अब देखिए जैसे निर्यात मूल्य कैसे निश्चित किया जाता है, तो देखिए इसमें जो है डायरेक्ट कॉस्ट, अब इसमें आता है वेरिएबल कॉस्ट, इसमें आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन, बी है अदर कॉस्ट, रिलेटेड एक्सपोर्ट, इसमें पैकिंग, कमीशन टू ओवरसीज एजेंट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, लोकल चार्ज, इनलैंड इंश्योरेंस, पोर्ट चार्ज, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटीज इफ एनी, वेयर हाउसिंग एक्सीडेंटल्स, इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वॉल्व्ड, डिफर्ड क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ फ्री पार्ट सप्लाई, कंसुलर फीस, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एंड लॉस ऑन रिजेक्ट्स, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है ना, लेस एक्सपोर्ट इंसेंटिव अलाउड बाय द गवर्नमेंट। फिर है फिक्स्ड कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, पब्लिकली एंड एडवर्टाइजिंग, ट्रैवल बोर्ड, आफ्टर सेल सर्विस, FOB प्राइस बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट। थर्ड है फर्स्ट प्लस फ्राइड प्लस इंश्योरेंस। अब इसमें CIA प्राइस बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट, फिर सेकंड फ्राइड प्लस इंश्योरेंस, इसमें CI प्राइस बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट, मतलब सबसे पहले बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट, फिर बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट।
थैंक यू।